अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत की खातिर जो मेरी कुर्बानियाँ हैं उनसे तो आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन अब इन्वायरमेंट के लिए भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। हमने सोचा कि कार्बन एमिशन अपनी ख़त्म करते चले जाएं, इसीलिए इनडोर शूट नहीं कर रहे, लाइट्स नहीं लगाई। हम ये जो कुदरती लाइट है उसको यूज़ कर रहे हैं। और अली, थैंक यू आपका। अभी मैं शूट के बाद आपको किन्नू भी पेश करूँगा। तो इससे पहले कि हम सवालों की तरफ जाएँ, इंट्रो। अच्छा, आज बड़ा इंटरनेशनल नौयत का शो है हमारा और हम आएंगे पाकिस्तान पर भी, लेकिन ज़रा लेट। तो पहला सवाल मेरे ख्याल में चाइना को लेकर है और वो ये है कि दो चीज़ें। एक तो उन्होंने कहा है कि जी शंघाई एक्सचेंज को वो इस्तेमाल करेंगे एनर्जी डील्स के लिए जो कि युआन में होंगी विद गल्फ नेशंस। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि वो दे आर स्टॉक पाइलिंग गोल्ड और वो डॉलर निकाल निकाल के ना अपने जो एसेट्स हैं वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है और इसका क्या मतलब है डॉलर को लेके? अच्छा, चाइना जो है ना, आई थिंक दे एंटिसिपेटेड को 2012-13 के आसपास कि आगे चल के अमेरिका कोशिश करेगा किसी तरह बेसिकली इकोनॉमीज़ को डीकपल करने की, अमेरिका और वेस्ट। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब जब आप उसको हाइंडसाइट, उस वक्त तो शायद इन चीज़ों की कोई इतनी समझ नहीं आती थी, बट अब आप जब उसको हाइंडसाइट में देखते हैं तो आपको समझ ही आती है कि उस वक्त चाइना ने पहले तो डिलिबरेट डिसीजन ये लिया कि उसने एक्चुअली यूरो सेंट्रिक और इवन पाउंड सेंट्रिक प्राइमरली इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना शुरू किया। मतलब चाइना का जो बल्क इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो डॉलर डिनोमिनेटेड होती थी। यूएस ट्रेजरीज का सबसे बड़ा बायर है आज भी चाइना, और वो उस वक्त तो बिल्कुल पीक पे थी। तो उसने फिर बेसिकली कोशिश ये शुरू की कि वो किसी ना किसी तरह इनको लेके तो यूरो और पाउंड पे फैलना शुरू करे, जो रिलेटिवली अगली दो स्टेबल करेंसीज या समझी जाती हैं। मगर आई थिंक प्रॉब्ली वो 2-3-4 साल के अंदर अंदर उसको ये एहसास हुआ कि वो भी शायद कोई इतना रिलायबल ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो वेस्टर्न एलाय हैं और अमेरिका की कोशिशों का कोई ना कोई असर किसी न किसी हद तक इवन उनकी तरफ से पाबंदियों और डीकपलिंग के ऊपर भी आएगा। वो जो हमने देखा जिस तरह 5G की रिलेटेड सैंक्शंस थी और इस तरह की दूसरी जो चीज़ें थी, तो वो उसके बाद फिर चाइना ने एक्चुअली अपना ड्राइंग बोर्ड पे चीज़ों को रिवाइज करना शुरू किया। पहली चीज़ तो चाइना ने ये शुरू की कि जहाँ तक अपनी बेसिकली बल्क जो उनका फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड थे, पहले उनको कुछ यूरो में कन्वर्ट किया, बट उसके साथ साथ इसने अपनी डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स को कम करके और गोल्ड की, एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की स्टॉक पाइलिंग शुरू की अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर। और दूसरी चीज़ उसने ये की कि वो जिसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बेसिकली ये है कि चाइना ने अफ्रीका के और एशिया के ममालिक और इवन कुछ यूरोपियन ममालिक में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना शुरू किया। दूसरे इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इस तरह की चीज़ें, इनमें इन्वेस्टमेंट्स बड़ा मैसिव स्केल पे शुरू की। फिर इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी थी जो डायरेक्टली उन रॉ मटेरियल्स के एसेट्स में थी जिनको चाइना की इंडस्ट्रियल बेस की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस कॉपर माइंस हैं, इवन गोल्ड माइंस हैं, लिथियम की माइंस हैं, और इस तरह के दूसरे एसेट्स। इवन कुछ केसेस के अंदर इवन एग्रीकल्चर एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की, कोल की माइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह शुरू की। फिर उसके बाद इन्हीं इलाकों के अंदर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर की पोटेंशियल को रियलाइज़ किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हुए उसने हिसाब ये लगाया कि हमें फॉर इंस्टेंस जिस तरह मुल्क हैं पाकिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे, इनको पोर्ट्स की ज़रूरत है, इनको एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है, इनको रेलवे की ज़रूरत है, इनको रोड्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर ये नेटवर्क अगर डेवलप करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगी, ये लोग हमें उस पर रिटर्न देते रहेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी एक लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमें ये भी होगा कि क्योंकि चाइना बेसिकली इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर भी है, तो हमारी इंडस्ट्री और लोकल इकॉनमी के लिए भी वो एक तरह से ट्रिगर का काम करेगा। और इसी के ऊपर फिर बेसिकली वो जो हमारा सीपैक भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं, वो सब के सब भी इसके ऊपर फोकस हैं। सो एक चीज़ तो ये कि चाइना एक्चुअली, मतलब अब अगर हम देखें तो प्रॉब्ली वॉज अ स्टेप अहेड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड,
इट एंटिसिपेटेड 10 साल 12 साल पहले कि ये एक चीज़ है जो पोटेंशियली आगे चल के हो सकती है, और उसके लिए उसने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और अपनी इन्वेस्टमेंट जो हैं उनका शेयर अमेरिका में और इवेंचुअली फिर दूसरे मगरबी ममालिक में भी कम करके उसने तरक्की पजीर ममालिक की तरफ लाना शुरू कर दिया था। एक चीज़ तो इसमें ये थी। दूसरी चीज़ उसके अंदर साथ साथ ये भी थी कि उसके अंदर फिर हमने देखा जिस तरह वो श्रीलंका के अंदर आई थिंक हम्बनटोटा पोर्ट का डिफ़ॉल्ट था, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि जी सी पैक के मसाइल हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक्चुअली इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अच्छा अभी भी बेसिकली दुनिया जो है वो एक डॉलर डिनोमिनेटेड इकॉनमी में चल रही है, लेकिन ये डॉलर डिनोमिनेटेड इकॉनमी में चलने की तो चाइना बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी डॉलर डिनोमिनेट कर रहा। अब यहाँ मसला ये है कि ना चाइना और ना वो ममालिक जहाँ पर चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है, उन दोनों में से कोई भी डॉलर के फ़्लो को कंट्रोल नहीं करता। डॉलर के फ़्लो को अमेरिका कंट्रोल करता है। सो अमेरिका ने जब डॉलर की टाइटनिंग शुरू की है तो उसके बाद इन ममालिक के लिए मसला हो रहा है कि अब वो चाइना को किस तरह पे करेंगे, और चाइना के लिए भी मसला हो रहा है कि उसको कुछ डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहे हैं। आई थिंक अगला लॉजिकल स्टेप यही होगा, और ये होगा मेरे ख्याल में जल्दी होगा, कि चाइना इन ममालिक के साथ किसी न किसी फॉर्म में अपनी डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स को एक तो रिस्ट्रक्चर करेगा, और दूसरा उनकी रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ किसी न किसी फॉर्म में उनको नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड किसी ऐसी बेस के ऊपर लेके जाएगा जिसके ऊपर एक तो प्राइमरली कोई एक्सटर्नल कंट्रोल ना हो, और दूसरा उसको चाइना बेहतर तरीके से उस डिनोमिनेशन के फ़्लो को खुद मेंटेन कर सके। ये दूसरी बात आपने की कि चाइना ने बेसिकली अब एनर्जी के जो अपने ट्रेड्स हैं, क्योंकि चाइना एनर्जी का भी सबसे बड़ा बायर है, और सऊदी अरेबिया के साथ पर्टिकुलरली जो एनर्जी का एक्चुअली सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। सऊदी अरेबिया और चाइना की जो डील हुई उसके बाद अब चाइना ने ये फ़ैसला किया है कि जो अपनी एनर्जी की इंपोर्ट्स हैं उनको वो युआन बेस्ड पे, रेमनबी बेस्ड पे जो चाइनीज़ करेंसी है वो शंघाई में ट्रेड किया करेगा। अभी तक दुनिया में जितना भी ऑयल ट्रेड्स होती थी वो सारी की सारी डॉलर डिनोमिनेटेड थी। ये रिचर्ड निक्सन के दौर में 1970-71 में जब ये पेट्रो डॉलर और ये दूसरे 71 से 73 के पीरियड में जब ये पेट्रो डॉलर और पूरा एक अरेंजमेंट अमेरिका और पर्टिकुलरली गल्फ़ स्टेट्स के बीच में, बट ब्रॉडली ओपेक स्टेट्स के बीच में, बट ओपेक में क्योंकि मतलब गल्फ़ स्टेट्स डोमिनेट करती थी, तो उनके बीच में एक पूरा जो अरेंजमेंट खड़ा हुआ था वो कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कुछ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, कि अब चाइना एक्चुअली सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन बेस भी है, और हर एक चाहता है कि उसकी इकोनॉमी चाइना के साथ लिंक हो। तो आई थिंक चाइनीज़ ने जो ये पहला फ़ैसला किया है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स चाइना यूनिलैटरली ये फ़ैसला नहीं कर सकता था, उसको जीसीसी ममालिक की सपोर्ट भी चाहिए थी, और जीसीसी ममालिक ने मल्टीपल रीजंस की वजह से, क्योंकि जीसीसी ममालिक आपने नोट किया होगा कि पीछे सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में भी कुछ इख्तलाफात नज़र आए कई चीज़ों के ऊपर। कतर और अमेरिका भी बिल्कुल एक ओरिएंटेशन में नहीं देख रहे हैं। सिमिलरली जब ये ओपेक की प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ के कट्स के इशू आए थे तो इस पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आवाज़ जो थी वो यूएई की थी, हालांकि अमेरिका चाहता था कि इसको बढ़ाया जाए, और यूएई ने कहा था हमारा शेयर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए, बट ओवरऑल इसको कैप किया जाए, और जब तक हमारा शेयर प्रोपोर्शनेटली हमारी इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिप्रेजेंटेड नहीं होता तब तक मज़ीद इंक्रीज़ की तुक नहीं बनती है। तो क्यों उनकी अपनी जो लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लस उनके अपने जो आई थिंक जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं, वो भी उनको थोड़ा सा अब अमेरिका से दूर लेके जा रही हैं, और वहाँ पर उनको चाइना एक ऐसा पार्टनर नज़र आ रहा है जिसके लिए वो ये सब कुछ करने को तैयार हैं। और अब चाइना की इकोनॉमी का स्केल इतना हो चुका है कि वो कंफर्टेबल हैं इस चीज़ में कि जो एटलीस्ट चाइना की इंपोर्ट्स हैं एज़ फर्स्ट स्टेप, इनको किसी न किसी तरह युआन डिनोमिनेट किया जाए। और उसकी सेंस इसलिए भी बनती है क्योंकि चाइना इन मुल्कों से तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, और चाइनीज़ गुड्स मतलब इफ़ेक्टिवली इस दुनिया में तकरीबन हर मुल्क का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट, हर मुल्क की अपनी इंपोर्ट जो सबसे बड़ी है वो चाइना से ही होती है, पाकिस्तान की भी, गल्फ़ ममालिक की भी, क्योंकि बल्क चीज़ें अब चाइना में बनती हैं और वहाँ से आती हैं। तो इसका मतलब ये कि इन मुल्कों को भी रेमनबी की ज़रूरत है वो चाइनीज़ चीज़ें मंगाने के लिए, और चाइना को भी बेसिकली ऑयल ख़रीदना है और उसकी बल्क परचेज़ गारंटीड है। तो उस वजह से आई थिंक ये भी एक अरेंजमेंट उसी डायरेक्शन में है कि चाइना किसी न किसी तरह अपनी जो ट्रेड है और जो अपनी बेसिकली ओवरऑल
फ्लोज हैं उनको किसी ना किसी तरह यूएस डॉलर डिनोमिनेशन से उठा के ग्रेजुअली साइड पे करना शुरू कर दे। अच्छा, अब इसका आपका अगला आखिरी जो चीज़ थी वो ये थी कि इसका डॉलर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अच्छा, ये आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा का सारा मोमेंटम एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, और वो ये कर रहा है कि शायद आगे किसी स्टेज के ऊपर हम एक ऐसी दुनिया में हों जहाँ डॉलर शायद डोमिनेंट करेंसी उस तरह ना रहे। अच्छा, अब इसमें बहुत से लोग हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये मतलब ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स, दूसरे इवन ये जो गोल्डमैन सैक्स और इस तरह की एंटिटीज़ की रिसर्च वगैरह भी पढ़ते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि जी चाइना के लिए ये बड़ा मुश्किल टास्क होगा, और इवेंचुअली अगर इसकी कोई आउटकम आई भी तो वही होगा कि दुनिया की इकोनॉमी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक डॉलर डिनोमिनेटेड रहेगी और एक युआन या रेमनबी डिनोमिनेटेड रहेगी। अच्छा, अब उसमें मतलब मेरा ख्याल ये है कि इस सारे एनालिसिस में ना एक फैक्टर को इग्नोर किया जाता है, और वो ये है कि इस तरह के जो ट्रेंड होते हैं वो बेसिकली एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तलाश में होते हैं, और वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट या शायद यही हो जो ऑयल की ट्रेड शंघाई पे शुरू हुई है, शायद आगे चल के कोई और इस तरह का पॉइंट आए, बट वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद एक्चुअली इसका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाता है, और फिर उसको रोकना मुमकिन नहीं रहता। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम किसी ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर हम बेसिकली दो पैरेलल सिस्टम्स के अंदर चल रहे होंगे। दुनिया इतनी ग्लोबलाइज हो गई है, सिस्टम एक ही चलेगा, या तो इस सारे इंडेवर में चाइना सक्सीड करेगा, और या ये होगा कि अल्टीमेटली वो जो डॉलर रिजीम है इस वक्त वो कोलैप्स करेगा, और उसकी जगह कोई मोस्ट लाइकली रेमनबी सेंट्रिक या कोई एक बंच ऑफ करेंसीज जो दो चार मेजर इकोनॉमीज़ की हैं इनका सेंट्रिक रिजीम उसको रिप्लेस करेगा। बट ये नहीं हो सकता कि कोई स्टेलमेट की सिचुएशन इस सारे क्राइसिस में पैदा हो। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, अगर वो अचीव हो गया तो फिर इल बी एंड ऑफ डॉलर रजीम। अगर वो ना अचीव हो सका तो एक्चुअली इसमें से बहुत सी चीज़ें भी ग्रेजुअली 5 साल 10 साल में रोल बैक होकर वापस उसी तरफ आ जाएंगी जिस तरफ हम हैं। अभी तक जो मोमेंटम नज़र आता है वो इसी तरफ नज़र आता है कि चाइना एक्चुअली उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और दुनिया में भी उसकी रिसेप्टिवनेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा, ये एक तो मैं आपसे माजरत करता जाऊं कि इसीलिए आउटडोर अगर पूछा जाता है ना पाकिस्तान में आउटडोर शूट क्यों नहीं होती, उसकी वजह ये कि आप जैसे ही निकलोगे पूरे मोहल्ले को कोई ना कोई काम उसी वक्त याद आ जाएगा जो उसने बाहर ठोक ठोक के और बजा बजा के करना होगा। और मेरी हमदर्दी है किंग एडवर्ड कॉलेज की इंतज़ामिया के साथ, जो जब फोटोग्राफर्स को शूट के लिए लॉन देते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि गायब हो जाओ क्योंकि लोग बाहर आ ही नहीं सकते। तो खैर, अब अल्लाह करे इसकी ऑडियो ठीक निकल आए, और उसके पीछे जो अब हमें 3 घंटे एक्स्ट्रा लगा के ऑडियो क्लीन करनी पड़ेगी, एम्बियंस वगैरह ख़त्म करना पड़ेगा, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन बहरहाल हमें क्योंकि कार्बन एमिशन का भी ख्याल है। दूसरा सवाल अली, इंडिया को लेके आप तो बहुत ज़्यादा महीनों से ये बात कह रहे थे, पहले तो काफ़ी गाली भी पड़ी इसके ऊपर, लेकिन अब जो है गोल्डमैन और बार्कलेज ने भी कह दिया कि इंडिया की जो एनुअल जीडीपी है वो फोरकास्ट की जा रही है कि स्लो डाउन हो जाएगी 6% काफ़ी सालों के लिए आने वाले। तो नंबर एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन रुपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ट्रेडर्स के लिए जो उसकी अपीलिंग ट्रेड थी वो लूज़ करता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, पहली तो चीज़ आ गई ग्रोथ वाली। ग्रोथ में एक्चुअली कुछ चीज़ें थी। हाँ सॉरी, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं कि उन्होंने ये तो कहा है कि 6% जो है वो स्लो हो जाएगी, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। कौन कौन कह रहे हैं? ये गोल्डमैन और बार्कलेज। अच्छा, गोल्डमैन और बार्कलेज, पहली बात तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले हमें ये कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, दुनिया स्मूथ चलेगी, सब अच्छा होगा, बहुत सुकून रहेगा। .com बबल से पहले भी ये कह रहे थे कि ये कंपनियां .com हैं, ये बेहतरीन चलेंगी। तो मतलब उसकी वजह ये है कि इन्होंने पोजीशन ली होती है, तो यहाँ पर इनकी ओपिनियंस जो हैं वो थोड़ी सी मतलब उसमें एक बायस एग्जिस्ट करता है। तो इसको छोड़ के नंबर लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते। ओपिनियन झूठ बोल सकता है, नंबर झूठ नहीं बोलते। तो पहली चीज़ तो ये कि एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि जिस तरह चाइना ने डेकेड्स तक 10% के आसपास ग्रोथ की थी, इंडिया भी अब उसी तरफ आ गया है, और मतलब इकॉनमी को गज़लर लग गए हैं। और वो और हमने, आपको याद होगा कि 1.5-2 साल से हम ये बात कर रहे थे कि एक तो ये नंबर फज हैं, और दूसरा
ये नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी या इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है, बट इंडिया की इकोनॉमी में कभी भी ग्रोथ का वो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है जो चाइना में एग्जिस्ट करता था। और उसकी मल्टीपल वजूहत हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल की कैपेसिटी है। मतलब इंडस्ट्रियल बेस है, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल की कैपेसिटी है, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, जो चाइना में एग्जिस्ट करते थे बट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और शायद अभी भी कई दहाइयाँ लगेंगी इंडिया को उस लेवल पे पहुंचने में। मतलब आप खाली आईआईटीज़ का टोटल पूल निकाल लेंगे, वो 4-5 लाख रिसोर्स बन जाएगा। मतलब चाइना ने शहरों के शहर खड़े किए हुए हैं जहाँ लाखों की तादाद में हाई स्किल्ड लेबर आपके पास, वर्क फोर्स आपके पास अवेलेबल है, जो ऑटोमोबाइल्स में भी काम कर सकती है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टास्क में भी काम कर सकती है, जो इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर सकती है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम सकती है, जो इवन मतलब ये आईसीज और इस तरह के दूसरे जो हाई एंड हार्डवेयर में काम कर सकती है। सो इसका तो मतलब इन ऑल फेयरनेस ये शुरुआत ही गलत थी। इसकी बुनियादी वजह ये थी, सीधी सी बात है, और आई थिंक प्रॉब्ली मतलब इंडिया में पॉलिसी मेकर्स को भी ये सोचना चाहिए, और वो शायद इसलिए नहीं सोचेंगे बिकॉज पॉलिटिकल कंपल्शन होती है। मतलब वो आपको याद होगा बीजेपी इंडिया शाइनिंग करती थी 2002-3 तक। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो पता चला कि कांग्रेस ने इफ़ेक्टिवली बीजेपी को उठा के बाहर फेंक दिया, और मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि सोनिया गांधी लेड कांग्रेस जो है वो वापस आएगी। उसकी वजह ये थी कि वो इंडिया शाइनिंग को 5-7 बड़े शहरों तक ही महदूद था, उससे बाहर उसका इम्पैक्ट नहीं आता था। इसी तरह इस दफ़ा भी बेसिकली जो ये मतलब ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडिया नज़र आ रही थी हमें, वो प्राइमरली वही आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट और इस तरह की चीज़ों में नज़र आ रही थी। फंडामेंटली ऑन ग्राउंड चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रही, और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है। मतलब दिस इज़ in all fairness, this is not a comment on India. This is where the fundamental economic realities kick in, और वो सब बेसिक ये हैं कि आपके पास अगर ह्यूमन रिसोर्स पूल, इंडस्ट्रियल बेस एग्जिस्ट नहीं करती है एक सर्टन लेवल की, तो आप उससे अगले नॉच पे नहीं जा सकते। जैसे हमने पिछली दफ़ा मलेशिया के बारे में बात की थी कि मलेशिया में अगर चीज़ों को ठीक किया जाए, तो क्योंकि मलेशिया के अंदर एक सर्टन लेवल की इंडस्ट्रियल बेस एग्जिस्ट करती है, तो मलेशिया यहाँ से सर्टन सेक्टर्स में बेसिकली अपनी प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और आप आज कहें कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 300-350 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है, इसके अंदर अगर हम 350 बिलियन और डाल दें फ़ॉरेनी, तो ये एकदम यहाँ पर लहरें बहरें हो जाएंगी। एक्चुअली नहीं होंगी, 5-7 साल में सब कुछ रोड जाएगा। हमें अंदाज़ा होगा कि वो 300-350 में से कोई 90% पैसा वेस्ट हो गया है और हम स्टक हैं। उसकी वजह ये है कि फ्रैंकली हर मतलब इकोनॉमी की एक सर्टन बेस होती है, और आप उस बेस से एक सर्टन लेवल पे ही ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिकली वो 9-10% वाली ग्रोथ चाहिए है, तो उसके लिए आपको बहुत सॉलिड फाउंडेशंस चाहिए होती हैं, जो किसी हद तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और उससे पहले के जो 20-30 साल थे उसमें जापान ने अचीव की थी, चाइना ने अचीव की है, साउथ कोरिया एक उसकी मिसाल है, सिंगापुर उसकी मिसाल है। बट इंडिया के केस में वो चीज़ नहीं थी, पाकिस्तान के केस में वो चीज़ नहीं है। तो अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि अभी आप मतलब पाकिस्तान कल वो जिस तरह वो आपको याद होगा, वो मतलब फिर जिक्र आ जाता है मियाँ साहब का, हमारे दोस्त हारिस साहब बहुत नाराज़ होंगे तो वो जिस तरह वो कहते थे कि हम एशियन टाइगर बना देंगे, वो एशियन टाइगर नहीं बना सकते यार। अभी आपके बैल हाल चलाते थे उस वक्त, तो एशियन टाइगर बनाने के लिए बैलों के हाल से आगे निकलना पड़ता है काफ़ी। तो वो लेकिन वो बातें करते थे, वो 10 साल तक चूरन बिकता रहा था वो वाला। ऐसे चूरन बिकते रहते हैं। इंडिया में भी एक्चुअली यही हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। इंडिया विल कीप ग्रोइंग, मतलब इट्स नॉट कि इंडिया 5-6% की एनुअल ग्रोथ नहीं लेगा, लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेशन हो इवेंचुअली कि इंडिया वहाँ चला जाएगा जहाँ चाइना है, तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी, अनलेस एंड अनटिल फंडामेंटली इंडस्ट्रियल बेस को, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को उस स्केल पे डेवलप किया जाए, उस क्वालिटी के लेवल पे डेवलप किया जाए, सिस्टम्स को उस तरह इन प्लेस किया जाए, तो तब बिल्कुल ज़रूर होगा। मतलब ये तो नहीं सब इंसान होते हैं, वो जैसे जैसे इंसान चाइनीज़ हैं वैसे ही इंसान इंडियन है, वैसे ही इंसान पाकिस्तानी है। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं, और वो प्री रिक्विजिट उस तरह इस वक्त नज़र आ नहीं रहे हैं इंडिया में। दूसरा ये है कि ये सारे के सारी खप में वो जिस तरह ब्लूमबर्ग और गोल्डमैन सैक्स और ये सारे, उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि मतलब वो जो हमने इससे पहले हम बात कर रहे थे
कि वेस्टर्न इकोनॉमी थिंक्स कि उसका सर्वाइवल इस चीज़ में है कि वो किसी तरह चाइना से आइसोलेट करे, और उसका ख्याल है कि अगर वो चाइना से आइसोलेट करेगा तो चाइना एक्चुअली इसका नुकसान ज़्यादा उठाएगा। तो उसके लिए उसका ख्याल है कि अगर वो इंडिया को प्रॉप अप करें, और उसमें रैशनल सिर्फ एक है, इन ऑल फेयरनेस, और कुछ नहीं है, और वो ये है कि दोनों की आबादी तकरीबन एक जितनी है। तो खाली आबादी से कुछ नहीं होता। मतलब अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, 10 साल बाद हमारी आबादी भी, मतलब 5-6 साल बाद, जिस तरह फैसलाबाद में 50,000 बच्चे पैदा हुए हैं, 6 साल बाद हमारी आबादी भी 30 करोड़ हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अमेरिका बन जाएंगे। मतलब हम में और अमेरिका में बहुत से फंडामेंटल्स का फ़र्क है, बहुत सी मतलब प्री रेक्विजिट्स हैं जो हमें दरकार होंगे। सिमिलरली इंडिया को भी दरकार होंगे। लेकिन इस वक्त जो ये नंबर आए हैं, ये मोस्ट लाइकली द ट्रेंड विल कंटिन्यू। अभी 6% है, जैसे हमने जिक्र किया था। ब्लूमबर्ग ने एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी काम किया था आज से 2-3 साल पहले। अभी दोबारा आई थिंक पीछे कोई मैं देख रहा था इसी तरह। इंडिया के डाटा की रिलायबिलिटी भी इस वक्त बड़ा सीरियस इशू है। डाटा की रिलायबिलिटी चाइना का इशू भी था, लेकिन चाइना के इशू में सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है कि 4 साल 3-4 डेकेड्स तक आप सस्टेनेबली उसको बगैर पकड़े इसको क्वेश्चन कर नहीं सकते। और चाइना के ऊपर, फॉर इंस्टेंस, जब ब्लूमबर्ग ने इंडिया पे स्टोरी की थी, वो बड़ी सब्सटैंशिएटेड स्टोरी थी। चाइना के ऊपर जो इस तरह की स्टोरीज आई थी, उसमें कोई इतनी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं थी, और उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता था कि चाइना क्योंकि इतना सीक्रेटिव और कंट्रोल्ड सिस्टम है कि वहाँ से वो एविडेंस नहीं आ सकता। बट आई थिंक 3-4 डेकेड्स बहुत लंबा टाइम होता है। मतलब हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से 1.5-2 डेकेड पहले का शंघाई भी देखा है और आज का शंघाई भी देखा है। वो ग्राउंड पे नज़र आता है, या आज मतलब वो जो शेंगडू है, बीजिंग है, चेकोंग है, ये आपको ग्राउंड पे नज़र आता है कि दे ऑपरेट ऑन अ टोटली डिफरेंट स्केल। मतलब अगर फॉर इंस्टेंस मुझे कोई कहे कि जी दुबई ने कोई तरक्की नहीं की है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि यार नहीं, मैं को 20-22 साल से दुबई देख रहा हूँ, और एवरी टाइम आई हैव सीन कि मतलब देयर इज़ साइन के इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट है, सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस जो वहाँ पे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट है, और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। तो इसी तरह चाइना के केस में भी आपको नज़र ये आता है कि इट एक्चुअली हैज़ मोर फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दैन मोस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। प्रोडक्टिविटी की स्पीड, और सबसे बड़ा उसका प्रूफ ये होता है कि gradually it has become the biggest importer of effectively every country on planet. मतलब वो जिसको कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो अगर मतलब हमारे यहाँ जो पहले टीवी जापानी आते थे, फिर कोरियन आते थे, और अब वो चाइनीज़ आ रहे हैं, और गाड़ियाँ पहले जापानी आती थी, फिर कोरियन आती थी, और अब सिर्फ चाइनीज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब चाइना कुछ कर रहा है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये तकरीबन पूरी की पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। तो इंडिया के केस में ऐसी कोई एविडेंस एक तो नज़र नहीं आ रही थी, थोड़ा सा मतलब वो स्पेकुलेशन थी। नॉट दैट इंडिया विल नॉट ग्रो, इंडिया विल कीप ग्रोइंग 5-6% एवरी ईयर। अगेन अगर वो अपने फंडामेंटल्स को ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो एट 8-9-10% एज वेल। मतलब अगर चाइनीज़ ने किया है, इंडियंस कैन डू दैट एज वेल। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते, शायद चाइना के साथ वो लक फैक्टर भी हो शायद, बट अदरवाइज मतलब वो ह्यूमन कैपेसिटी की तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस वक्त ये नंबर जो हैं 6% वाले, ये भी शायद आगे चल के हम थोड़ा सा देखें 1-2 साल के अंदर कि इससे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, और गोल्डमैन फिर हमें बताएगा कि ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो इसमें एक और वो सवाल था, और वो ये कि इंडियन रुपी जो है वो ट्रेडर्स के लिए उतना अपीलिंग नहीं रहा। उसकी वजह वही है प्राइमरली सारी दुनिया में। मतलब एक्चुअली तो फंडामेंटल रीज़न ये है कि क्योंकि फेड ने जो पॉलिसी शुरू की थी क्रेडिट स्क्वीज़ की इन्फ्लेशन वगैरह के लिए, वो जो पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट ये आता है। पहला इम्पैक्ट उसका ये आता है कि पैसा बेसिकली अगर डॉलर कम हो रहे हैं, तो डॉलर का होल्डर जो है वो सबसे पहले सबसे गंदी मार्केट या गंदी एसेट क्लास से पैसे निकालेगा, उसके बाद उससे थोड़ी सी बेहतर, और अब जो सबसे अच्छी क्लासेस हैं वहाँ पे पैसा वो ज़रूर रखेगा। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने से 500 रुपया सदा पे, 50,000 रुपया सदा पे में रखा हुआ है, और 60,000 रुपया बाइनेंस में रखा हुआ है, और 1 लाख रुपया अल्फला में रखा हुआ है, और 2 लाख की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के नेशनल सेविंग के बॉन्ड लिए हुए हैं, और बाकी 3 लाख का सोना लिया हुआ है। तो अगर आपको ये लगता है कि पैसे मसले में हैं या मुझे कहीं से निकाल के पेमेंट करनी है, तो आप एक्चुअली वो इजी पैसा से निकाल के काम शुरू करेंगे और ग्रेजुअली ऊपर आएंगे, और अपना सोना सबसे आखिर में बेचेंगे। मतलब ये नेचुरल सी चीज़ होती है। सो इसी तरह जब डॉलर श्रिंक होना शुरू हुआ, लोगों को मार्जिन कॉल्स आनी शुरू होती हैं, तो सबसे पहला प्रेशर आया था पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे मुल्कों पे। उसके बाद अब इंडिया पे भी वही प्रेशर आ रहा है।
और रुपी की डिमांड एक्चुअली वो जैसे हमने पाकिस्तान के केस में भी बात की थी, वो उस वक्त होती है जब लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को पाकिस्तानी की चीज़ें चाहिए हैं ख़रीदनी, लोगों को पाकिस्तान में स्टाफ रखना है जिसकी उन्होंने तनख्वाहें देनी है, फिर वो कहते हैं कि हाँ जी हमें रुपया ख़रीदना है। इस वक्त पाकिस्तान या लोग जिस तरह रेमिटेंस भेजते हैं तो उनको यहाँ पे रुपये में पेमेंट करनी है, तब लोग कहते हैं कि हमें रुपया ख़रीदना है। तो इंडिया के केस में भी ऐसे ही है। तो इंडिया की इकॉनमी में क्योंकि डिमांड एक्चुअली श्रिंक कर रही है और डॉलर एक्चुअली स्क्वीज़ कर रहा है, तो उस वजह से रुपये जो इंडियन रुपी की ट्रेड है ये भी लिमिट करती जा रही है। और अच्छा, ये डॉलर वाली मामले में ना एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि सारी दुनिया की करेंसीज जो हैं वो डॉलर के मुकाबले में बहुत बुरी तरह पिट रही हैं। मतलब इवन सो मच हो कि पाउंड स्टर्लिंग जो है वो तकरीबन पैरिटी पे आ गया था, यूरो के साथ तो वो पैरिटी पे आ गया था, रुपी के साथ डॉलर के साथ भी वो तकरीबन $1 के आसपास 1.0203 तक पहुंच गया था। और पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी टर्किश लीरा है, बेशुमार कर, इवन रेमनबी जो था, रेमनबी ने भी जापानीज़ येन ने लूज़ किया था, अभी भी किया है, वो इंटरवेंशन करनी पड़ रही है इफेक्टिवली हर सेंट्रल बैंक को। लेकिन उसके बावजूद जो कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। उसकी एक्चुअली उसका एक और मतलब ये भी है कि डॉलर एज एन एसेट क्लास जो है, इसकी लायबिलिटीज़ इस वक्त इसके एसेट से ज़्यादा बन गई हैं। तो आप उसको जितना मर्ज़ी कर लें, पीपल एक्चुअली हैव लेस फेथ इन having the dollars that they receive and the value they will have going forward, because they anticipate कि डॉलर की जो वर्थ थी से आज से साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले, उसके मुकाबले में गोइंग फॉरवर्ड डॉलर की वर्थ उतनी नहीं होगी। तो इसलिए अगर मैं आज अपना कॉपर बेचना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ज़्यादा डॉलर चाहिए, अगर आज मैं अपना सोना बेचना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए ज़्यादा डॉलर चाहिए। और ये सब कुछ, और अभी ऑयल है, ऑयल के केस में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्योंकि डायरेक्टली लिंकेज होता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी टूटी है। बट अब चाइना की डिमांड वापस आ रही है, तो मेरा अपना ख्याल है कि आप ये भी देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस भी स्पाइक करेंगी और ये दोबारा शायद 90s या ट्रिपल डिजिट को टच करेंगी। बिल्कुल ठीक है। आप जाते जाते पाकिस्तान पे भी आ जाते हैं। एक तो ये कि रिकोडिक प्रोजेक्ट जो है उसका डिस्प्यूट सेटल हुआ है और मेरे ख्याल में हमने वो काफ़ी इंटरेस्ट दिया है एस्क्रो को। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 आया है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो रिकोडिक जो है पहले, बल्कि इनफैक्ट मेरा ख्याल है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले पे छोटी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल जो है ना ये बड़ा लॉपसाइडेड है। मेरा अपना ख्याल है कि करने वालों ने ना इसमें भी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म खांचे लगाने का सोचा है। देखें, जहाँ तक तो हैं G2G इन्वेस्टमेंट्स हैं, या इस वक्त हम ये जो सॉवरन वेल्थ फंड हैं, जैसे हम कतर के पास गए थे, हम UAE के पास गए थे, हम सऊदी अरेबिया के पास गए थे, मैं कहा जी हम आपको डॉलर डायरेक्टली कर्जे कुर्जे में क्या देंगे, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप यूँ किया करें, आपके पास कुछ अच्छे एसेट हैं, OGDC है, PPL है, हमारी गैस है, फौजी फूड्स है, फौजी फर्टिलाइज़र है, इस तरह के एसेट्स में आप हमें 5-5, 10-10% शेयर दे दें। सिमिलरली हम आपको गवादर में $10 बिलियन की एक रिफाइनरी लगा देंगे ऑयल की, गल्फ से टैंकर आया करेंगे, वहाँ से आगे पाइपलाइन के थ्रू ये चाइना भी चला जाया करेगा, आप भी इस्तेमाल कर लिया करें, हमारा एक तरह से ये हब भी बन जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें तो आप मतलब वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और ये अगर तो बात रहती ना इस तरह की पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स की हद तक, तो फिर तो इसकी सेंस बनती है, बिकॉज फ्रैंकली हमारे यहाँ जिस तरह अभी रिकोडेक था जिस पर हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले कारके था, स्टील मिल था, इन मामलात पे फिर कोर्ट्स की इंटरवेंशन शुरू हो जाती है। ओवरऑल हमारा जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा रेंट सीकिंग सा है। आप जिसके पास भी जाते हैं वो मतलब आपने लाहौर में रियल एस्टेट का प्रोडक्ट शुरू करना है तो LDA वाला भी आपसे अपना हिस्सा मांगता है, और इवेंचुअली किसी भी वक्त सब कुछ बनने के बाद भी उसको याद आ जाएगा किसी ने, मतलब ये आपको ये फिरोजपुर रोड के ऊपर जो आपका है अन्ना हयाम ग्रुप है, इसने एक बहुत बड़ी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दिया हुआ है और वो 20 साल से उन्होंने इतनी लैंड लेके रखी हुई है, आई थिंक इन्वेस्टमेंट भी की होगी, वो सारी स्टक पड़ी है। तो उनको तो इस तरह की चीज़ें चाहिए थी कि जनाब हमें जब ये कुछ आप करेंगे तो हमें गारंटी दें कि हमारे ये इन्वेस्टमेंट यहाँ स्टक नहीं होगी, और उसकी इस हद तक तो सेंस बन। इसको ब्लैंकेट कर देना, इसके अंदर सिर्फ एक सर्टन अमाउंट से ऊपर जो कुछ भी है वो कर देना, कल को पाकिस्तान में लोकल का बंदा जो है जिसने पैसे बाहर रखे हैं वो वापस लाएगा, वो इम्यूनिटी लेगा और इस तरह की चीज़ें शुरू कर देगा। तो आई थिंक ये एक तो इसमें ये मसला है। बाकी जहाँ तक आगे रिकोडेक की बात, रिकोडेक हमारी सुप्रीम कोर्ट की, इफ्तिखार चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट की इस कौम के लिए तोहफा था। $12 बिलियन का एक्चुअली मतलब हमें उसकी डाउस पड़ी थी,
टीका लगा था, उसमें इन ऑल फेयरनेस हमें कुछ क्रेडिट इमरान खान साहब की हुकूमत को देना चाहिए, जिन्होंने इमरान खान साहब के ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल कर एक डील का स्ट्रक्चर साइन कर लिया था, एक डील का स्ट्रक्चर पे एग्री कर लिया था, और इससे पहले कि वो डील मटीरियलाइज होती या साइन होती, उससे पहले ही उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए उसने कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो दी और उसकी जगह ये था दी। जब ये हुकूमत आई तो पहले 10-15 दिन तो इनको समझ ही नहीं आई थी, कि इनको एहसास भी नहीं था कि ये एक टिकिंग बॉम्ब है। मतलब पहले महीना तकरीबन इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी भी वक्त एक्सप्लोड कर सकता है। मतलब $12 बिलियन की लाइबिलिटी है, ये साइजेबल लाइबिलिटी है, और पाकिस्तान तो इसमें इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा मामला जब बिगड़ेगा तो। अच्छा, उसके बाद लेकिन हुआ ये, बल्कि इनफैक्ट मतलब वो एक दो हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हमने कहा कि जी इनको ये एहसास दिलाएं कि ये एक टेकिंग टाइम बॉम्ब है, और इस पर उसके बाद लेकिन ये हुआ था कि इस हुकूमत के एक वज़ीर हल्फ उठाने से पहले, आई थिंक ये मई की बात है, अप्रैल या मई की बात है, उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था अभी, वो लंदन गए और उन्होंने जाके कुछ अहम शख्सियात से जिनका बैरक गोल्ड से ताल्लुक़ था उनसे मुलाकातें की, और उसके बाद फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसको टेकअप कर लिया, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये डील एक्चुअली मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्लोज़ कर ली थी। बैरक गोल्ड के CEO पाकिस्तान आए थे आई थिंक जुलाई में, और इनके सारे मामला तब तय हुए थे। बैरक गोल्ड ने भी एक्चुअली सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी, क्योंकि उनको आप पहले भी उनके साथ मसला जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा था जी आप हमें ये क्लैरिटी लेके दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हमारे आने के बाद दोबारा नहीं छेड़ेगी। उसके बाद फिर आई थिंक कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हुआ था उस वक्त कि जी एक रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए, और सुप्रीम कोर्ट से उस पर ओपिनियन लिया जाए कि वो इस डील के अगर ऊपर कोई एतराज़ात हैं तो वो आज ही बताए, वरना इसको अप्रूव कर दे, ताकि इसके बाद फिर इस पर कोई और मसले क्रिएट ना किए जा सकें। उसके बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया, आई थिंक 2-3 महीने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियरेंस दे दी। तो अब ये डील, अच्छी चीज़ ये है कि ये डील हो गई है। अच्छी चीज़ एक और ये भी है कि पाकिस्तान के पल्ले से कोई पैसे नहीं जा रहे। फेडरल गवर्नमेंट को भी मतलब 2 PSCs के थ्रू, जिसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम भी शामिल है, इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेक मिल रहा है। को आई थिंक 25-30% स्टेक सूबाई हुकूमत का है, बाकी उस कंसोर्शियम का है। इसकी टर्म्स वगैरह फेयर हैं, और फेयर इस सेंस में भी हैं कि मतलब फ्रैंकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली वाज नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जिसका आगे चल के सदेबात करने की ज़रूरत है, और वो ये कि क्योंकि मामला इतना बिगड़ चुका था कि 18वीं तरमीम में सूबों के हकूक़ से मुतल्लिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सॉर्ट ऑफ ओवर रूल किया गया, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट लुक द अदर वे। ये चीज़ मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि आगे चल के इस तरह की किसी हरकत की वजह से ये चीज़ें दोबारा ना हो, जो कुछ भी हो वो कानून के मुताबिक हो। बट क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट इस डील के लिए सील ऑफ अप्रूवल दे दी है, तो द डील स्टेज इंटैक्ट, और ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच अली। और ये आप देखें कि कायनात के जो उसूल होते हैं वो किसी वजह से होते हैं। औलाद, साहिब औलाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि आप जिस तरह की भी हरकतें करें, कम से कम आपके बच्चों को आप पे फ़ख्री होगा। तो अरसलान इफ्तिखार के लिए तो आज भी शायद इफ्तिखार चौधरी साहब उनके आइडियल होंगे। तो आप लोग भी बेतहाशा बच्चे पैदा करें, और हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।